मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, प्री एग्जामिनेशन की डेट धीरे 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 टिक 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 करते हुए नज़दीक आती जा रही है। और मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा खुद का भी ऐसा अनुभव रहा है कि प्री एग्जामिनेशन को लेकर के आपके दिमाग में धीरे धीरे तनाव के बढ़ने की भी शुरुआत हो गई होगी, और जो बहुत स्वाभाविक भी है। और तनाव बढ़ना भी चाहिए। तनाव का बढ़ना इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है कि आप अपने एग्जामिनेशन को लेकर के सीरियस हैं। और आप जानते हैं कि जब तक हम सीरियस नहीं होते किसी भी काम के प्रति, तब तक बात बनती भी नहीं है। आज मैं इसी प्री एग्जामिनेशन के संदर्भ में आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। और मुद्दा यह है कि प्री में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एस्पिरेंट के सामने, वो होता है कि वो प्री में जो समय की कमी है उससे जूझे कैसे। केवल 120 मिनट का वक्त और उसमें 100 प्रश्न हल करने हैं। जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में, दूसरे पेपर में यानी कि जिसे हम सी सेट कहते हैं, 80 क्वेश्चन हल करने होते हैं। लेकिन समय की कमी तो वहां भी होती है, क्योंकि वहां क्वेश्चन के पैटर्न कुछ इस तरीके के होते हैं जो आपसे ज्यादा समय की मांग करते हैं अपेक्षाकृत। दोस्तों, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा, आप चाहें तो इसे टेस्ट करके भी देख लें। जैसे 2 घंटे में आप एक पेपर सॉल्व करें और देखें कि आप उसमें कितने सही कर पाते हैं। और फिर उसी क्वेश्चन पेपर को या कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लें, 2.5 घंटे में सॉल्व करें, तो आप पाएंगे कि सही क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि समय बढ़ा दिया जाए तो आपके सही उत्तरों की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि सबके लिए समय बढ़ा दिया गया तो प्रतियोगिता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लाभ आपको मिलेगा वो दूसरों को भी मिलेगा। तो जो स्कोर है, जो कट ऑफ मार्क्स है, वो ऊपर चले जाएंगे। तो ये तो मत सोचिएगा कभी भी गलती से भी कि यार यदि 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे हो जाता तो क्या मजा आता, हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते सही सही और हमारा सिलेक्शन हो जाता। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये 100% गलत है ऐसा सोचना। तो फिर करें क्या? ये तो 120 मिनट ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 रहेंगे। तो मैं आज आप सबसे इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं कि ये जो समय की कमी होती है प्री एग्जामिनेशन में, आप इसका मुकाबला करेंगे कैसे। समय की कमी का मुकाबला करेंगे कैसे? फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आइए इस पर हम लोग कुछ बातें करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं, केवल मैं उन पर बात करूंगा। देखिए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामान्य तौर पर वे 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने प्रश्नों के पैटर्न को अपने दिमाग में रचा बसा लिया तो समय की कमी का मुकाबला करने के लिए आप अपने को एम्पावर्ड कर लेंगे। काफ़ी कुछ आप इस स्थिति में रहेंगे कि समय की कमी का मुकाबला कर सकें। 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं मूलभूत रूप में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बाकायदे 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, 1 2 3 4, और इसके बाद फिर विकल्प दिए जाते हैं कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं या 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें 1 सही है या 2 स्टेटमेंट सही हैं या 3 स्टेटमेंट सही है या चारों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस की जो संख्या रही है 2025 में, वो 25 रही है, यानी कि 25% क्वेश्चन इसी तरह के थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया 25%। और चलिए 4 तरह के पैटर्न की हम बात कर रहे हैं तो 25% होना भी चाहिए। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में जो समय लगता है, यह सोचने में लगता है कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये सही हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत आसान स्टेटमेंट तो नहीं दिए जाते, तो वो समय कंज्यूम करता है। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दूसरे तरह का जो पैटर्न होता है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 40 क्वेश्चंस
इस पैटर्न के आते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। कभी 2 स्टेटमेंट होंगे, कभी 3 स्टेटमेंट होंगे, कभी 4 स्टेटमेंट भी होंगे, 1 2 3 4। और इसके बाद फिर ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको मालूम है कि ऑप्शन में ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें से एक पर आपको निशान लगाना होता है जिसे आप सही समझते हैं। तो स्टेटमेंट दे दिए गए 1 2 3 4, और इसके बाद ऑप्शन के रूप में ग्रुप्स दिए जाते हैं, ग्रुपिंग की जाती है। ग्रुपिंग किस रूप में? जैसे मान लीजिए कि ए ऑप्शन है, तो उसमें दे दिया जाएगा कि जो ऊपर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से 1 2 सही है, फिर अगला दे दिया जाएगा 3 4 सही है, फिर दे दिया जाएगा 1 2 4 सही है। इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पैटर्न के थे, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा पैटर्न है वो बहुत ही ट्रेडिशनल पैटर्न है। ट्रेडिशनल पैटर्न इस रूप में कि 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, 1 2 3 4, और उसमें सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे सरल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का उलझाव नहीं होता है। ये बहुत आसान होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 2025 में 18 क्वेश्चन इस तरीके के थे। अब मैं आता हूं चौथे पैटर्न पर। जो चौथा पैटर्न होता है वो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कभी कभी स्टेटमेंट 3 होते हैं, और इसके बाद उससे प्रश्नों की रचना की जाती है, और ये सबसे ज़्यादा उलझाव वाले प्रश्न होते हैं। और ख़ासकर इसी पैटर्न को आपको अपने दिमाग में एकदम से रचा बसा लेना है, और यदि इस पैटर्न को आप नहीं रचाएंगे बसाएंगे तो ज़्यादातर समय ये आपका खा जाएगा, अनावश्यक रूप से खा जाएगा। वैसे ही आपके पास समय की कमी है, ये उस समय की कमी को और बढ़ा देगा। और इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या भी कम नहीं होती है। अगर 100 में से 13 क्वेश्चन इस पैटर्न के हैं तो दोस्तों अपने आप में कम नहीं है, अपने आप में काफ़ी है। आइए अब हम इस पैटर्न के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो लगभग एक से होंगे। जब आप अपने दिमाग में इस पैटर्न को रखेंगे नहीं तब आपको ये भ्रम हो सकता है कि अरे ये तो अलग अलग है, और फिर आप उसमें उलझ जाएंगे। ये उलझे हुए धागे हैं, सुलझाना आसान नहीं होगा। तो जो चैलेंज है इसका वो यही है कि आपको स्वयं को उलझाने से बचाना है। मुझे लगता है कि मुझे एक प्रश्न पढ़ करके सुनाना चाहिए, तब शायद आपके दिमाग में बात अच्छे तरीके से बैठेगी। दोस्तों, मैं जो अभी पढ़कर सुना रहा हूँ उसमें केवल कथन 1 है और कथन 2 है, जिनकी संख्या काफ़ी कम है। 2025 में 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह के हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो कथन 1, कथन 2 और कथन 3 को लेकर हैं। वो थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यदि आप उसको थोड़ा सा रचा बसा लेंगे, उस पर थोड़ा सा गौर फरमा लेंगे, तो वो जो 3 वाले हैं वो 2 की तुलना में आसान नजर आएंगे, क्योंकि वहां सही उत्तर तक पहुंचना अपेक्षाकृत 2 के आसान है। ऐसा कैसे है, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो सुनिए 2 कथन वाले एक प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, इस पर आपको विचार करना है। वो कह रहे हैं कि इसके बारे में सोचिए। कथन 1, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। ये कथन 1 है। फिर कथन 2 है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। दोस्तों, ये 2 कथन हैं, ठीक है।
अब देखिए नीचे के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। आज हम केवल इसी के बारे में बात कर पाएंगे। जो 3 कथन वाला जो पैटर्न है उस पर अब हमें अगले एपिसोड में बात करनी होगी। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है? कथन तो दे दिया गया, प्रश्न क्या पूछा गया है? उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 4 दिए गए हैं, A B C D, सभी में 4 दिए जाते हैं। कौन सा एक सही है? और जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस सभी में एक जैसे होंगे, बशर्ते कि उसमें कथन 1 और कथन 2 हो। जो 3 कथन वाले हैं उनमें सब कुछ बदल जाता है। देखिए पहला क्या है ऑप्शन? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। इसमें मैं एक बात आपके दिमाग में डालना चाहूंगा और वो ये है कि चाहे वो 2 कथन वाले प्रश्न हो या 3 कथन वाले प्रश्न हो, जो पहला कथन होता है वो बेसिक कथन होता है, बेस होता है। उसी के बारे में पूछा जाता है कि उसकी व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है। सही और गलत के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन अगर व्याख्या के बारे में बात की जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी हमेशा कथन 2 पर डाली गई है, कथन 1 पर कभी भी नहीं। इसे अपने दिमाग में रचा बसा लीजिए। कथन 2 पर ही यह जिम्मेदारी होती है। उसी के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह कथन 1 की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, सही है या नहीं है वो कथन 1 के बारे में भी होता है और कथन 2 के बारे में भी होता है। इसीलिए जब भी आप इस तरह के प्रश्न को पढ़ें तो प्रश्न को पढ़ने के दौरान ही ये जानने की कोशिश करें कि कथन 1 और कथन 2 दोनों जो स्टेटमेंट हैं वे सही हैं या नहीं हैं, यह प्रश्न में पूछा ही जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ लिया गया? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अब जो दूसरा है देखिए क्या है, फिर से रिपीट कर रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, दोनों सही है। इसमें भी कह रहा है लेकिन जो कथन 2 है कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। पहले में व्याख्या करता है, दूसरे में बस थोड़ा सा अंतर है कि व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। पहले कथन 1 को ही लेगा वो कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है, और चौथे ऑप्शन में यानी कि डी में उसने इसको बिल्कुल उलट दिया है कि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ये इसका पैटर्न है दोस्तों, और इस पैटर्न को आपको अपने दिमाग में रचा बसा लेना चाहिए। अब जो 3 स्टेटमेंट वाले पैटर्न हैं उस पर मैं अगले सप्ताह बात करूंगा, और उस दौरान इसमें भी जो कुछ बातें रह गई हैं जो मेरे दिमाग में और आएंगी उनकी भी चर्चा मैं करूंगा। तो दोस्तों इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।